हेलो फ्रेंड, आज हम कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो राइबोसोम जब नहीं होगा सेल में तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहते हैं, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति होती है, पर जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहते हैं। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं। वैसे जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, क्योंकि यूकैरियोट विकसित कोशिका होती है। इसमें केंद्रक में झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी इसके जो सेल के अंग है उसमें झिल्ली होती है। पर प्रोकैरियोट्स जो है वो अविकसित कोशिका है, इसके केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है, इसके अंग जो है वो भी ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं। इसलिए जब सवाल है वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं? तो प्रोकैरियोट्स जीव, जो हमें खुली आंखों से न दिखे ऐसे जीव। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? रसधानी पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी, लेकिन बड़ी रसधानी जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी की मात्रा आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें बड़ी रसधानी पाई जाती है। पादप कोशिका की रसधानी इतनी बड़ी होती है कि यह कोशिका का 90% जगह को छीन लेता है। जीन किसे कहते हैं? तो जीन डीएनए के खंड को कहते हैं। कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के खंड को डीएनए कहते हैं। डीएनए के खंड को क्या कहते हैं? डीएनए क्या चीज़ से बना होता है? तो जीन से बने होते हैं। जैसे डीएनए के खंड को जीन भी कह सकते हैं, या जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से, बात एक ही है। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सेल कितना विकसित होगा, कितना बड़ा होगा, यह केंद्रक तय करता है। इसलिए कोशिका की वृद्धि केंद्रक नियंत्रित करता है। केंद्रक का कार्य है कोशिका का वृद्धि को नियंत्रण करना। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य। पारगम्य का मतलब वो सेल के अंदर पदार्थ को आने जाने देती है, इसीलिए इसे पारगम्य कहते हैं। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो पारगम्य। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। कोशिका में नलिका आकार का रचना पाई जाती है। एक साइड खुरदरा होता है, एक साइड चिकना होता है। खुरदरा जगह में राइबोसोम होते हैं, इसे और चिकना में वसा, इसे ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। यह कोशिका का जो द्रव है उसी में पाया जाता है, इसलिए कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? अंतःपर्दवी जालिका। रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। यह फल, बीज,
को रंग प्रदान करते हैं, इसलिए रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। फूल को भी रंग प्रदान करता है, ये पेड़ पौधे में पाया जाता है। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को कहते हैं केंद्रक द्रव। सेल के अंदर केंद्रक पाई जाती है और केंद्रक में द्रव भरा रहता है, इस द्रव को हम केंद्रक द्रव कहते हैं। और सेल के अंदर जो द्रव है उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? तो वो है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति पारगम्य होता है और कोशिका झिल्ली जो होती है वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि अर्ध पारगम्य। यह चयन करता है कि सेल के अंदर क्या आ सकता है क्या नहीं, इसलिए कोशिका झिल्ली को हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? मतलब सेल का ऐसा कौन अंग है जिसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं? तो वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य है कि सेल के अंदर का अंग अगर कार्य करना बंद कर दे तो लाइसोसोम फट जाता है और सेल की मृत्यु हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो पेड़ में जो गैस का आदान प्रदान होता है, मतलब पेड़ जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, यह प्रक्रिया विसरण द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कोशिका संकुचित हो जाएगी, क्योंकि सेल के अंदर का जो जल है वो विलयन में चला जाता है, जिससे सेल सिकुड़ जाती है। जैसे किशमिश को हम अति पराशरी विलयन में रखेंगे तो किशमिश सिकुड़ जाएगा। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो यह प्राशरण ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। पेड़ जो है जल के द्वारा जो अवशोषित करता है तो ये ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा होता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। तो फर्स्ट चैप्टर में 15 ऑब्जेक्टिव थे जो कि हो गए हैं।